नमस्कार प्यारे मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, एक और ताज़ा तरीन वीडियो और समझना होगा लगातार शुरू से अंत तक। और सबसे खुशी की बात यह है, और खुशी नहीं बड़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों का सहयोग बड़ा अच्छा मिल रहा है और जो कविताएं हम करवा रहे हैं उनके आपके कमेंट भी मिल रहे हैं और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो इससे मैं कठिन से कठिन जो मार्ग है वो पार कर पाऊंगा। मित्रों, ये जो कविता है बड़ी कविता है। मुझे कमेंट मिले थे कि आप ये किताब लेकर करवा दीजिए, तो ये संभव नहीं हो पाता कि हम किताब लेकर, फिर तो वो बनी बनाई रीति वाली बात हो गई, किताब ली और पढ़ा दिया। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, तो अब बात करेंगे भाग 4, कविता के भाग 4, 19 नंबर और 20 नंबर पद पे मैं जल्दी से पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 19 नंबर पे। अकस्मात 4 का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मटमेला मन रूपी वल्मिक, चल बिचल हुआ सहसा, अगणित काली काली हाइफन डैशों की लीकें, बाहर निकल पड़ी अंदर घुस पड़ी भयभीत, सब और बिखराओ। मैं अपने कमरे में यहां लेटा हुआ हूं, काले काले शहतीर छत के हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन के नल जोर मारता, जल खखराता, किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह है। यहां तक। तो पहले जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो देख लेते हैं। अकस्मात का अर्थ आपको पता ही है क्या होता है, अचानक। गजर का मतलब होता है घंटा, खड़का मतलब बजा। अब ये जो गजर है ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है सुबह का। उदास मटमेला मिट्टी के रंग का। वल्मिक, वल्मिक होता है साथियों बोम्बी। क्या होता है? बोम्बी। चींटियों द्वारा बनाई गई बोम्बी, उनका जो घर होता है जो ऐसे बना रहता है, जो ऐसे बना रहता है, ये घर, ये बोम्बी होती है। ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। क्योंकि यहां पे मन को क्या बताया है? वल्मिक बताया है, अर्थात मन रूपी वल्मिक। तो यहां क्या हो जाएगा? मन रूपी बोम्बी। तो यहां क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। चल विचल हलचल, अगणित काली काली हाइफन डैशों की लिखे। ये दोनों ही क्या है? हाइफन डैश क्या है? ये है, वैसे तो योजक चिह्न है, योजक चिह्न जो हम प्रयोग करते हैं, या आप कह सकते हैं विराम चिह्न। क्या है? विराम चिह्न। ये वाला होता है ना, ये जो लगता है शब्दों के मध्य, शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे बात करें माता पिता, जो ये है वो है हाइफन डैश। सब और बिखराओ, मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूं, काले काले, यहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ जाएगा। सहतीर क्या होता है? ये होता है कड़ी। क्या हो जाएगा? बड़ी कड़ी, जो छत को संभाले रखती है, जिसे गाटर कहते हैं इंग्लिश में। तो जो छत होती है
वो क्या रहती है, इसको कड़ी होती है, वो छत को संभाले रखती है, चौकों के बीच में लगती है, ठीक है। हृदय दबोचते, यद्यपि आंगन में नल जोर मारता। नल यहां क्या है, पानी का नल। अच्छा, सहतीर है, वो किसका प्रतीक है, रिक्तता, अभाव, सूनापन, घुटन, ये इसका प्रतीक है। जल खखारता, खखारता ये ध्वनि है, ध्वनि शब्द। किंतु न शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल यह है। यहां तक देख लेते हैं, व्याख्या बता देता हूं इसकी सबसे पहले। अब कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं कि अंतश्चेतना के माध्यम से जो षड्यंत्रकारी विद्रूप चेहरे पूरी रात देखने के बाद, या यूँ कह सकते हैं कि रात भर षड्यंत्रकारी विद्रूप चेहरों को देखने के पश्चात अचानक, क्योंकि वो सौपन चल रहे हैं उनके हृदय में, उनके मन में सौपन चलता रहता है, सौपन चलता रहता है। और आपको पता ही है, पीछे के वीडियो में देखे थे कि बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो ऑफिसों में, कार्यालयों में, घरों में षड्यंत्र करते रहते हैं और रात को उस वारदात को अंजाम देते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पूरी रात षड्यंत्रकारी विद्रूप चेहरों को देखने के, अंतश्चेतना के माध्यम से देखने के पश्चात अचानक 4 का गजर कहीं खड़का, अर्थात सुबह हो चुकी है और 4 का जो घंटा है वो अब बज चुका है, अर्थात सुबह के 4 बज चुके हैं। और ऐसा होते ही मेरा क्या होने लग जाता है, दिल धड़कने लग जाता है। उदास मटमेला मन रूपी वल्मीक चल बिचल हुआ सहसा। जो मेरा मन है, मेरा उदास मन और मेरा मटमेला मन रूपी जो वल्मीक बोम्बी है, उसमें अब हलचल पैदा होने लग जाती है। जैसे देखो, रात्रि को चींटियां होती है, वो अपना कार्य छोड़ देती है कि कौन करा, मैं तो काम कराई को नहीं, बस छुट्टी ले ले, फिर सुबह उनता ही पाछा लाग जाए। तो वैसे ही उनमें हलचल पैदा हो जाती है बॉम्बे में। सुबह होते ही चींटियां अपने कार्य में लग जाती है, खाना पीना इकट्ठा करती है, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आती है चींटियां। उसी प्रकार अब जो कवि का मन रूपी वल्मीक है, बॉम्बी है, जो अभी तक उदास और मटमेला था, उसमें वापस क्या हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है। और उनके मन में, उनके चेतना में जो सौपन चल रहा है, उनमें उनको दिखाई दे रहा है कि काले रंग की हाइफन डैशों की लीकें, जो रेखा है वो क्या है, कभी तो बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है और कभी वापस अंदर घुसकर क्या करती है, उन्हें भयभीत कर देती है, उनके मन को पूरी तरीके से भयानक बना देती है, उनमें भय पैदा कर देती है। अर्थात कवि को यहाँ पूरी तरीके से क्या लग रहा है, यहाँ उनको पूरी तरीके से रिक्तता और अभाव प्रतीत हो रहा है। सब और बिखराव, वो जची हुई नहीं है, उनमें क्या है, एक तरीके का बिखराव है, एक तरीके का फैलाव है, वो तरतीब से जची हुई नहीं है। काले काले सहतीर छत के हृदय दबोचते, क्षमा करें, ये यहां से शुरू करना था। मैं अपने कमरे में यहां लेटा हुआ हूं, काले काले सहतीर छत के हृदय दबोचते। अब आगे कवि कह रहा है कि मैं अपने कमरे में क्या हूं, लेटा हुआ हूं, और जो छत के ऊपर दिखाई देने वाले काले रंग की कड़ियां हैं, वो ऐसा लगता है कि हृदय को दबोच रही है, अर्थात हृदय पे दबाव बना रही है। अर्थात मुझे चारों ओर रिक्तता, अभाव, सूनापन, घुटन महसूस हो रही है। तो यहाँ ये प्रतीक है, तो अर्थात ये आ जाएगा कि मुझे रिक्तता, अभाव, सूनापन और घुटन महसूस हो रही है। यद्यपि आंगन में नल जोर मारता जल खखराता, फिर भी जो आंगन में नल है और उसमें प्रवाहित होने वाला जल है वो खखार रहा है, अर्थात
जीवन का प्रवाह मुझे नजर आ रहा है, अर्थात दूसरी तरफ मुझे जीवन नजर आ रहा है। तो यहां जो जल है वो किसका प्रतीक है? जीवन प्रवाह का। जीवन प्रवाह का प्रतीक। ठीक है मित्रों, ये हो जाएगा जीवन प्रवाह का प्रतीक। किंतु नए शरीर में बल है, अंधेरे में गल रहा दिल है। अब हालांकि जीवन मुझे दिखाई दे रहा है, हालांकि मेरे हृदय में अभाव है, सूनापन है, घुटन है, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे जीवन प्रवाह नजर आ रहा है, परंतु मुझे मेरे शरीर में बिल्कुल भी बल दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात मेरा शरीर निर्बल हो चुका है। और इस अंधकार रूपी रात में, इस जो अंधेरे के अंदर ये जल है वो मेरे दिल को गलाकर अपने साथ बहा लिए जाता है, अर्थात जो जल है वो मुझे साथ साथ में बहाकर भी ले जा रहा है। तो ये हो गया मित्रों आपका 19वां। प्रतीक भी आ गए हैं और कठिन जो शब्दों के अर्थ है वो भी और व्याख्या भी आपकी हो चुकी है। अब बात करते हैं 20 नंबर पे। एकाएक मुझे भान होता है जग का, अखबारी दुनिया का फैलाओ, फंसाओ घिराओ तनाव है सब ओर। पत्ते न खड़के, सेना ने घेर ली है सड़कें, बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक, यह सब क्या किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मोरसल्लो है। दम छोड़ रहे भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है जमाने की जीव निकल पड़ी है। कोई मेरा पीछा कर रहा है लगातार, भागता मैं दम छोड़ घूम गया कोई मोड़, चौराहा दूर से ही दिखता वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा फिलहाल। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद। यहां तक देखते हैं और आगे भी है 6-7 पंक्तियां, तो ये भी पूरी हो जाएगी। तो यहां तक हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यहां तो कुछ देखने लायक है नहीं। पत्ते न खड़के, अर्थात कोई आंदोलन न हो या विद्रोह न हो। ठीक है। सेना ने घेर ली है सड़कें, बुद्धि की मेरी रग गिनती है समय की धक धक, यहां कुछ भी नहीं है। दमन निमित्त, दमन निमित्त का अर्थ क्या हो जाएगा? दबाव के लिए या दबाव के संबंध में। धक धक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। मोरसल्लो, इसका अर्थ हो जाता है फौजी कानून। क्या होता है? फौजी कानून, जो क्या हो? दमनात्मक हो। दम छोड़ रहे भाग गलियों में मरे पैर, मरे पैर का मतलब मरियल पैर, और तो यहां कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बस यही हो जाएगा। इसके अलावा साथ साथ में जो प्रतीक है वो मैं बताता रहूंगा। अच्छा, यहां देखते हैं, दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा। स्तूप का अर्थ क्या होता है? गुंबद। वैसे भली प्रकार से जानते हो गौतम बुद्ध के जो अंग है वो यहाँ रखे गए थे, जैसे बाल, नाखून आदि, और यहाँ सा आ गया तो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार हो जाएगा। देखो यहां, देखो ध्यान से, घूम गया कोई मोड़, चौराहा दूर से ही दिखता। यहां जो चौराहा है वो किसका प्रतीक है? विभिन्न मतों का। किसका प्रतीक है? विभिन्न मतों का। और
विचारधाराओं का प्रतीक। ये हो जाएगा, ठीक है। और बरगद ये जीवन का प्रतीक है। यहां तक ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अब आगे कवि कह रहे हैं कि एकाएक मुझे भान होता है। भान होना मतलब महसूस होना। जग का अर्थ आपको पता ही है, संसार। तो अब कवि आगे कहता है कि अचानक मुझे महसूस होता है। जग का अर्थात संसार की वास्तविकता का पूरा बता देता हूं। एकाएक मुझे भान होता है, जग का अखबारी दुनिया का फैलाओ फसाओ गिराओ तनाव है सब और। यहां तक देखते हैं। फिर आगे कवि कहता है कि अचानक मुझे यह ज्ञात होता है, महसूस होता है कि यह जो संसार की वास्तविकता है उसका मुझे धीरे धीरे पता चलने लग जाता है, उसका मुझे भान होने लग जाता है। अखबारी दुनिया का फैलाव, संसार में जितने भी अखबार फैले हुए हैं उनके माध्यम से जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, उसका पता मुझे चलने लग जाता है कि सब ओर फसाव, कि चारों ओर आपको क्या दिखाई, चारों ओर क्या है, लोग एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं, लोग एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। और इसी के कारण क्या है, सब ओर तनाव का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि सब एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। आगे पत्ते ने खड़के, सेना ने घेर ली है सड़कें। अब मुझे लगता है कि कोई क्रांति होने वाली है, कोई आंदोलन होने वाला है, और सेना ने इसी आंदोलन को रोकने के लिए क्या कर ली है, संपूर्ण सड़कों को चारों ओर से घेर लिया है। और वो ये चाहते हैं कि कोई आंदोलन न हो, कोई विद्रोहात्मक कार्यवाही न हो, इसलिए उन्होंने सेना ने सड़कों को घेर ली है। और इसी के कारण मेरी जो बुद्धि में चलने वाली रगें हैं, अर्थात मेरे विचार हैं, वो क्या है, समय को गिनते हुए धक धक कर रहे हैं कि कहीं कोई क्रांति न हो जाए। और अगर क्रांति हो जाती है तो ये जो सेना है जिन्होंने सड़कों को घेर रखा है, वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, वो पूरी तरीके से जन भावनाओं को दबा देगी। यह सब क्या है, किसी जन क्रांति के दमन निमित्त यह मोर्सल्लो है। फिर आगे कवि कहते हैं कि यह हो क्या रहा है, हो सकता है कोई जन क्रांति होने वाली है, इसीलिए शायद क्या हो गया है कि ये सेना लगाई गई है और पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, अर्थात फौजी कानून लगा दिया गया है, जो क्या है, दमनात्मक है। और ये किसी जन क्रांति के दमन दबाव के लिए ये किया गया है। दम छोड़ रहे हैं, भाग गलियों में मरे पैर, सांस लगी हुई है। और इसी मार्शल लॉ के कारण जो व्यक्ति है वो अपने मरियल पैरों से गलियों में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और उनका दम क्या हो रहा है, छूट रहा है अत्यधिक भागने से। वैसे भी उनके क्या है, मरियल पैर है, अर्थात वैसे भी लोगों पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, और उसी अत्याचार के कारण वो वैसे भी उनकी भावनाएं दबी हुई है। ऊपर से मार्शल लॉ लग जाने के कारण, फौजी कानून लग जाने के कारण वो गलियों में भागते हुए अपने दम को छोड़ रहे हैं। सांस लगी हुई है, जमाने की जीभ निकल पड़ी है, यहां तक देखते हैं। तो आगे कवि कहते हैं कि क्यों नहीं इस मार्शल लॉ का सामना किया जाए, क्यों न ये जन क्रांति उन लोगों जो आतताई है उन लोगों को जवाब दे। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी सांसें क्या है, ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ तक कि अब जो जन आंदोलन में भाग ले रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जीभ है वो बाहर निकल
पढ़िए, अर्थात उन्होंने पूरी तरीके से जवाब दे दिया है। अब जो आतताई है, ऐसा लगता है जो आतताई है वो मेरा पीछा कर रहे हैं, निरंतर पीछा कर रहे हैं, जिससे मैं क्या कर रहा हूं, दम छोड़ता हुआ भाग रहा हूं, और भागते हुए मैं कई मोड़ मुड़ चुका हूं, घूम गया कोई मोड़, अर्थात मैं कई मोड़ घूम चुका हूं। चौराहा दूर से ही दिखता, और सामने मुझे क्या दिखाई देता है, चौराहा दिखाई देता है। अर्थात मेरे विचार में, मेरे मन में विभिन्न मत चल रहे हैं, मेरे मन में बहुत सारी विचारधाराएं चल रही है, क्योंकि ये चौराहा है वो विभिन्न मतों और विचारधाराओं का प्रतीक है। तो हालांकि मैं दौड़ रहा हूँ, मेरी जो चेतना है, स्वप्न के अंदर मेरी चेतना है वो दौड़े चली जा रही है, और उस चेतना के अंदर विभिन्न मतों का विभिन्न मत प्रकट हो रहे हैं, विभिन्न विचारधाराएं प्रकट हो रही है। वहां शायद कोई सैनिक पहरेदार नहीं होगा। देखो फिर आगे कवि कह रहे, चेतना मेरी और चेतना में चलने वाले मत और विचारधाराएं मेरी, तो शायद उन पे किसी भी सैनिक या पहरेदार का अर्थात उस पे शायद किसी भी सैनिक का पहरा नहीं होगा, अभी तक वहां कोई सैनिक उपस्थित नहीं होगा। कवि यहाँ इसलिए ये कहता है, ठीक है आदमियों को दबा लिया जाएगा, उनके शरीर को दबा लिया जाएगा, लेकिन मन को तो नहीं दबाया जा सकता। उनके मन में चलने वाले जो विचार हैं, उनके मन में चलने वाले मत है, उनको तो नहीं दबाया जा सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है उन पे तो सैनिक नहीं होंगे। हालांकि आदमियों पे सैनिक बिठाया जा सकता है, लेकिन मन पे सैनिक नहीं बिठाया जा सकता, उन पे पहरा नहीं लगाया जा सकता। दिखता है सामने ही अंधकार स्तूप सा भयंकर बरगद, और जब मैं दौड़े चला जा रहा हूं, तो ये देखो कवि के विचार के अनुसार साम्यवाद, कवि का विचार यहाँ साम्यवादी है। ये याद रखना होगा, ये प्रश्न भी आ सकता है कि ये जो कवि की कविता है वो कौन से वाद के अनुसार है, तो आपको बताना होगा साम्यवाद के अनुसार, मार्क्सवाद के अनुसार। और मार्क्सवाद और साम्यवाद के अनुसार बरगद है वो जीवन का प्रतीक होता है। अब जैसे जैसे मैं दौड़ता चला जा रहा हूं, और जो सामने अंधकार के समान गुमंद जो दिखाई दे रहा है, वहां एक भयंकर बरगद है, जो कि अर्थात वो एक जीवन का प्रतीक है, वहां पे मुझे जीवन दिखाई दे रहा है। यहां तक, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब यहां से आगे चलते हैं। देखो भयंकर बरगद, भाई सीधी सी बात है, कवि मुक्तिबोध एक जीवन दर्शन को मानते हैं जो है साम्यवाद, और वो ये मानते हैं कि यदि समाज में साम्यवाद लागू हो जाए, साम्यवाद व्यवस्था उत्पन्न हो जाए, तो समाज में क्या रहेगा, सभी समान रहेंगे, सभी समान भागों में रहेंगे, तो ना पूंजीवाद होगा और ना गरीब रहेंगे, सब क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। वही एक साम्यवाद का ये प्रतीक है, साम्यवादी जीवन का प्रतीक, साम्यवादी जीवन का प्रतीक। और उसी साम्यवादी जीवन के अंदर सभी उपेक्षित, जिनकी उपेक्षा की गई है, समस्त वंचित, जो अपने अधिकारों से वंचित रह चुके हैं, गरीबों का वही घर वही छत, उसके ही तल खोए अंधेरे में सो रहे गृहहीन कई प्राण। तो आगे गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं कि उस साम्यवादी रूपी जीवन का जो बरगद है, उसी के नीचे, उसी के अंधेरे, उसकी अंधेरी छाह में कई गृहहीन, मतलब जिनका घर नहीं है, ऐसे कई प्राणी, और जो उपेक्षित हैं, जो वंचित हैं, वो उसकी छत के नीचे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसकी छत के नीचे सो रहे हैं। वही उन गरीबों का क्या बना हुआ है, घर बना हुआ है। मतलब ये हो गया कि जो साम्यवाद है वही इस समाज को बचा सकता है, और साम्यवाद ही एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या कर सकती है, उपेक्षितों को, वंचितों को उनका हक दिला सकती है, उन्हें घर दे सकती है, जो क्या हो चुके हैं, घर विहीन हो चुके हैं, जिनके पास घर नहीं है।
अंधेरे में डूब गए डालों में लटके जो मटमेले चिथड़े, किसी एक अति दीन पागल के धनवे। तो आगे कवि कह रहे हैं कि कोई भी एक अत्यधिक गरीब था और उसी गरीब के मटमेले मिट्टी से सने हुए उनके जो कपड़े हैं, उसके जो चिथड़े हैं, वो उस बरगद की डालों पर क्या हो चुके हैं, अंधेरे में डूब गए हैं, क्योंकि अब अंधकार छाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यदि साम्यवाद व्यवस्था लागू हो जाती है तो वो गरीब जिनको पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, जो केवल चिथड़े पहन के क्या कर रहे हैं, काम चलाते हैं, तो वो जो बरगद है वो अपने अंधकार में उसे क्या कर लेगा, छिपा लेगा, उसे बिल्कुल भी वो गरीब नहीं रहेंगे। पागल के धनवे, जो क्या है, एक पागल के वो क्या है, धन है, अर्थात वो गरीब का क्या है, धन है, क्योंकि वस्त्र ही तो धन होता है और वस्त्र से ही क्या बनी रहती है, इज्जत बनी रहती है। तो इज्जत ही क्या होता है, उस पागल गरीब का क्या होता है, धन होता है। अगर गरीबों की बात करें तो उनकी एकमात्र इज्जत क्या होती है, वस्त्र ही तो होती है, और उनकी इज्जत ही तो सब कुछ होती है, उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता है। यही बात यहाँ कही गई है। हाँ, वहाँ रहता है सिरफिरा एक जन। फिर आगे कवि कहता है वहाँ पे एक जन रहता है, एक मनुष्य रहता है, और समूह भी हो सकता है। वहाँ पे एक जन रहता है जो क्या है, सिरफिरा है, वो वहाँ रहता है, अर्थात वो बरगद के रूप में रहता है। तो कहने का मतलब कवि की चेतना में सिर्फ यही चल रहा है कि समाज में यदि साम्यवाद लागू हो जाता है तो ना ये सैनिकों की आवश्यकता रहती है, ना फौजियों की आवश्यकता रहती है, ना किसी पे अत्याचार होगा, ना कोई आतताई रहेगा। एकमात्र साम्यवाद के रूप में जो बरगद का वृक्ष है वो ही क्या कर सकता है, गरीबों को पनाह दे सकता है। तो मित्रों, आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि कवि क्या चाहता है। कवि ये चाहता है कि समाज में साम्यवाद व्यवस्था लागू हो जाए जिससे एक भी गरीब ना रहे। ये उनकी मन की खुद की अभिव्यक्ति है जो शोपन के माध्यम से चल रही है। तो मित्रों, सहयोग करते रहिएगा। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ श्री राम मध्याह्न मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।